दोस्तों आज हम लोग बात करते हैं हमारे देश के संविधान की विशेषता के बारे में। दोस्तों मैं आप लोग को एक राय दूंगा कि ये वीडियो देखने के जस्ट बाद आप एक और मैं वीडियो इस संविधान पर बनाया हूं जिसका शीर्षक है हमारे देश का संविधान का निर्माण कब और कैसे हुआ, उसे जरूर देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को। इसको देखने के बाद आपका संविधान के बारे में जानकारी का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो मस्ट देखना ही देखना है, और नहीं भी करते हैं तो अपने ज्ञान में सम्मानजनक वृद्धि के लिए वीडियो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे देश के संविधान की विशेषता के बारे में। तो हमारे देश के संविधान की पहली विशेषता यह है कि हमारा देश का संविधान लिखित संविधान है। हाँ दोस्तों, हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 मूल अनुच्छेद है। मूल अनुच्छेद का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। जब संविधान का संशोधन होते रहता है तो अनुच्छेद वही रहता है, लेकिन ए बी अ ब सब उसमें जुड़ते रहते हैं, लेकिन मूल रूप से अनुच्छेद की संख्या क्या है, 395 है। और हमारे देश में संविधान में 22 भाग है और 12 अनुसूचियां है। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड, हमारे देश के संविधान में मूल अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है और अनुसूची 12 है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान था जो 1789 में लिखा गया था। दोस्तों पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है जो कब लिखा गया था, 1789 में। और दोस्तों आप लोग एक चीज और बता दो, जो ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। उसका प्रधानमंत्री और न्यायालय सब तय करते हैं कि आगे क्या चीज होगा क्या नहीं होगा। तो दोस्तों पहला हमारी संविधान विशेषता क्या है कि हमारा संविधान क्या है, लिखित संविधान है। अब हमारे संविधान की दूसरी विशेषता यह है कि हमारा संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। दोस्तों प्रभुत्व संपन्न का मैं आप लोग को मतलब बता दूं। प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि हम आंतरिक और बाहरी हमारा कोई भी डिसीजन लेने के लिए हम आज़ाद हैं। हमें कोई दूसरे से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्या डिसीजन लेंगे अपने आंतरिक क्षेत्र के बारे में या बाहरी सीमा के बारे में, और न ही कोई देश इसके लिए हमें बाध्य कर सकता है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की बात हो गई। अब आगे क्या है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, मतलब यहाँ का नेता यहाँ की जनता के द्वारा ही चुना जाएगा, वोट के आधार पर चुना जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक। और गणराज्य का मतलब ये होता है कि हमारा देश का राष्ट्राध्यक्ष जो भी बनेगा, देश का प्रमुख, वो निर्वाचित होगा। जैसे हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति जी हैं, जिनका क्या होता है, निर्वाचन होता है। वो हो गया गणराज्य का मतलब। और दोस्तों संविधान की अगली विशेषता की बात करें तो हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। कठोर इसलिए है कि इसके कई कई नियम कानून ऐसे हैं जिसको संशोधन करने के लिए लगभग पूरे राज्यों के विधानसभाओं की अनुमति, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की अनुमति आवश्यक होता है, जिससे बहुत ज़्यादा कठोर बन जाता है। और हमारे देश के कुछ जो संशोधन ऐसे भी हैं जो सामान्य लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 के बहुमत से ही पास हो जाते हैं। तो हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है। और दोस्तों हमारा संविधान समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। समाजवादी का मतलब ये होता है कि किसी भी जात, धर्म या किसी की सामाजिक अवस्था के आधार पर किसी भी तरीके से उसका शोषण नहीं किया जाएगा, वो होता है समाजवादी। और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि हमारा जो देश का कानून व्यवस्था में कोई धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। दोस्तों कई लोग धर्म निरपेक्ष का मतलब गलत समझ लेते हैं कि हमारे संविधान किसी भी धर्म को वैल्यू नहीं देता, ऐसा नहीं है। धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि हमारा संविधान सभी धर्मों को बराबर महत्व देता है। अब दोस्तों अगले बात करते हैं कि हमारा देश, अगले विशेषता बता रहा हूं। अगली विशेषता हमारे संविधान की ये है कि हमारा देश में संसदीय शासन प्रणाली लागू है। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब ये होता है कि देश में कोई भी नियम कानून संसद तय करेगा, और यह एक व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अब दोस्तों अगली बात करें तो हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब हमारे देश के न्यायपालिका के किसी भी काम में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। एक बहुत प्रमुख विशेषता है जिससे न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र रूप से काम करती है, और इसीलिए दोस्तों सभी के सभी बड़े बड़े पद के लोग भी न्यायपालिका से डरते हैं और अपने पद का दुरुपयोग नहीं कर पाते। और दोस्तों हमारे देश का संविधान में सार्वभौमिक मताधिकार का वर्णन है। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब ये होता है कि यहाँ जो भी नेता चुना जाएगा वो मतों से ही चुना जाएगा। और दोस्तों अभी वर्तमान में वोट देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लेकिन आप लोग को बता दूं 1989 के पहले वोट देने की न्यूनतम आयु क्या था, 21 साल था। 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे बदलकर
न्यूनतम वोटिंग की आयु को 21 से 18 वर्ष किया गया था। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड, हमारे देश के संविधान में वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था। ये बहुत काम की चीज है आप लोग के लिए, आप लोग को जानकारी इसका होना चाहिए। दोस्तों, हमारे संविधान की एक और अनूठी विशेषता ये है कि हमारा देश का संविधान संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। दोस्तों, संघात्मक और एकात्मक बहुत ही अच्छा शब्द है और काम का शब्द है, इसे हमें समझ लेना चाहिए। संघात्मक का मतलब यह होता है कि केंद्र और राज्य दोनों का शक्तियों का बंटवारा रहेगा और दोनों की अपनी अपनी स्पष्ट शक्तियां रहेगा, उसे संघात्मक व्यवस्था कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देश में केंद्र और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, मतलब राज्य की शक्तियां अलग बटा हुआ और केंद्र की शक्तियां अलग बटा है, जो इस बात को उस ओर संकेत करता है कि हमारे देश में संघात्मक शासन व्यवस्था है। दूसरा चीज लिखित संविधान है। लिखित संविधान में भी मुख्यमंत्री का काम अलग है, प्रधानमंत्री का काम अलग है, सब, और राज्यपाल का काम अलग, राष्ट्रपति का काम अलग, सब अलग अलग बटे हुए। और दूसरी तरफ सर्वोच्च या स्वतंत्र न्यायपालिका है। ये तीनों चीज इस चीज को और इशारा करती है कि हमारा देश का संविधान क्या है, संघात्मक है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा और सोचे तो एकात्मकता का गुण भी है। एकात्मकता का मतलब समझा दूं कि हमारे देश में एक ही नियम रहेगा, कोई नियम अलग अलग राज्यों के लिए बटे नहीं रहेंगे। एकात्मकता का बहुत सारा आप लोग को एग्जाम्पल देता हूं जिससे आप समझ पाएंगे। जैसे हमारे देश में एक हरी नागरिकता है, मतलब हम सीधे भारत के नागरिक कहलाते हैं। हम ये नहीं कहलाते हैं कि हम बिहार के नागरिक, हम छत्तीसगढ़ के नागरिक, हम एमपी के नागरिक, हम अपने आप को भारत का नागरिक कहते हैं। और भारत सरकार नागरिकता जारी करते हुए भी भारत की नागरिकता के नाम से नागरिकता जारी करती है। और कोई व्यक्ति अगर राज्यों में बदलना भी चाहे अपना पता, तो आसानी से बदल लेता है। मतलब वो इस बात का संकेत देता है कि हमारा देश का संविधान क्या है, एकात्मक है। और दूसरी चीज, भारत में जब आपात स्थिति आती है तो पूरी की पूरी शक्ति केंद्र सरकार के पास हो जाती है। मतलब फिर दूसरा इशारा है कि हमारा देश का संविधान क्या एकात्मक है, मतलब शक्ति एक ही जगह केंद्रित है और वो शक्ति है हम भारत के लोग हैं, और सारी चीज, सारे नियम भारत सरकार का ही नियम है। और तीसरी चीज, संविधान में ये वर्णन दिया है, संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों और काम का बंटवारा का तो किया है, ये बात सच है जो संघात्मक व्यवस्था बताता है। लेकिन साथ में संविधान में ये भी लिखा है कि अगर कभी ऐसा नियम बन जाए जिसमें केंद्र की शक्ति और राज्यों की शक्ति में टकराव हो, तो केंद्र की शक्ति को ही मान्य मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को डिसीजन लेते हैं और प्रधानमंत्री जी को डिसीजन लेते हैं, और दोनों का डिसीजन कहीं क्लैश होता है, तो ऑटोमेटिक मुख्यमंत्री जी का डिसीजन हट जाएगा, प्रधानमंत्री जी का डिसीजन मान्य हो जाएगा। इस संविधान में पूरा लिखित है। दोस्तों, सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि हमारे देश में शामिल जो राज्य शामिल हो रहे हैं, उन्हें किसी भी तरीके से देश से बाहर होने का अधिकार नहीं है। जैसे सिक्किम 1975 में देश में शामिल हुआ, अब उसे बाहर देश से होने का अधिकार नहीं है। मतलब कि हमारा देश का संविधान संघात्मक और एकात्मकता तो है ही, लेकिन ज्यादा खिंचाव एकात्मकता की ओर हो जाता है। या आसान भाषा में आपको समझाऊं ना, तो सामान्य परिस्थितियों में हमारा देश का संविधान संघात्मक काम करता है, लेकिन जब परिस्थिति आपात हो जाए तो हमारा देश का संविधान एकात्मक बन जाता है। और दोस्तों, हमारे देश में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त है, जो मुख्य रूप से अमेरिका से लिया गया है। और हमारे देश का मूल संविधान में जब संविधान बना था उस वक्त मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह की अनुशंसा पर मूल कर्तव्य को भी जोड़ा गया। दोस्तों, पॉइंट शुड बी नोटेड अगेन, हमारा देश के संविधान में मूल कर्तव्य को कब जोड़ा गया? अगर कोई पूछे तो आपको क्या जवाब देना है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, जो किसके अनुशंसा पर? स्वर्ण सिंह के अनुशंसा पर। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा देश का संविधान की ये विशेषता कंप्लीट होती है और हम सब लोग को विशेषता जाननी चाहिए। विशेषता जानने पर हम देश के संविधान को समझेंगे, और जब हम देश के संविधान को समझ लेंगे तो हमें कोई भी कैसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना नहीं सकता, ना ही डरा सकता है। हम अपने देश में निर्बाध रूप से अपने पूरे काम का संचालन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवादी प्रेरित नए विचारों के साथ।